नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट 2 का। ठीक है, उसके पहले हम लोग चर्चा किए थे समता या समानता आर्टिकल 12 से 18 तक में। आर्टिकल 12 से 18 तक में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता पे। ये हम लोग का क्या क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ इंडिया में घूम सकते हैं, कहाँ निवास कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, क्या हमको नहीं बोलना है, ये सब की हमको क्या क्या स्वतंत्रता है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं? फंडामेंटल राइट पे, मौलिक अधिकार पे। इसको भाग 3 में रखा गया, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, इसको स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 19 से 22 में रखा गया। इसको अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया। तो आइए चलिए अब हम लोग आर्टिकल 19 पे चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या क्या मेरे लिए प्रावधान है, मेरे इसमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान का रीढ़ का हड्डी, संविधान का रीढ़ का हड्डी, इसको हम बोलते हैं संविधान का रीढ़ का हड्डी, इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 19 इस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 19 के पहला में बोल रहा है, पहला क्लोज में बोल रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बोल रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की क्या क्या स्वतंत्रता होगी। ठीक है, उसको क्या क्या स्वतंत्रता होगी? बोलने की आज़ादी, उसको है बोलने की आज़ादी, मौन रखने की आज़ादी, मीडिया को बोलने की आज़ादी है, पुतला फूंकने की आज़ादी है, झंडा लहराने की आज़ादी मतलब फहराने की, मतलब हम खुशी में जो झंडा फहराते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज़ादी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की आज़ादी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब एक व्यक्ति का क्या क्या अधिकार हो सकता है उस पर यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि पहला हम लोग देखते हैं बोलने की आज़ादी। ठीक है, अगर हम बोलने की आज़ादी तो जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी के मतलब खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे कि हम सरकार कोई मेरे खिलाफ मतलब मेरे हम लोग के खिलाफ कोई गलत कानून ला दिया, सरकार हम लोग के खिलाफ कोई गलत कानून ला दिया, हम लोग क्या किया? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, मतलब सरकार के खिलाफ क्या किए? बोले। हम मतलब कुछ बोल रहे हैं, किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो हमको क्या है? बोलने की आज़ादी है। जैसे कि समझ लीजिए एक नरेंद्र मोदी है, एक आम आदमी, नरेंद्र मोदी को भी एक आम आदमी बोल देता है कि भारत का जीडीपी जा रहा है, डाउन हो रहा है। एक कहीं प्लेन वाला आदमी, वो कहीं हवाई चप्पल वाला आदमी बोल देता है क्या कि आपका देश का जीडीपी डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बोलने की आज़ादी, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सरकार के खिलाफ वो बोलने का उसका आज़ादी है, लेकिन सही चीज़ों में आज़ादी, ये नहीं कि गलत चीज़ों में। सरकार के खिलाफ वो बोल सकता है, लेकिन कब बोल सकता है? जब सरकार आपके खिलाफ कोई गलत काम करे, आपके कानून जो आपका मौलिक अधिकार है उससे कुछ उसको जो मतलब खतरा पहुंचाने वाली कानून हो उसको लाए, तो उस पर क्या है? जनता आवाज़ उठा सकती है। ठीक है, जनता आवाज़ उठा सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं पहले आरटीआई को, आरटीआई को देख लेते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? मेरे बातों को सुन रहा है, तो हम उससे पूछ रहे हैं, जैसे कि हम उसको पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमको क्या करेगा? बोलेगा। हम जैसे उससे कुछ पूछ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, तो वो भी हमको बोलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब पूछने की आज़ादी। यहाँ पर क्या बोला गया? पूछने की आज़ादी, पूछने की आज़ादी। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब पूछने की आज़ादी। हम तो देखिए मेरे लिए क्या है? हम एक बोल रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, हम है एक और दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए, तो हम उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, तो क्या है? मेरे बोलने की आज़ादी है। वो व्यक्ति सुन रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोले कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो उधर से क्या दे रहा है? हमें को जवाब दे रहा है, मेरे को क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। वो भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि पूछने की आज़ादी, यहाँ पर बोला गया पूछने की आज़ादी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया पूछने की आज़ादी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं मौन। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं? मौन। मौन हम लोग रख सकते हैं। मौन का मतलब समझ रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया, तो हम लोग कुछ सेकंड का, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का मौन धारण रखते हैं। ठीक है, तो हमको मौन धारण रखने की क्या है? आज़ादी। ऐसा हमको संविधान में लिखा गया है कि आप मौन रख सकते हैं, आपको मौन रखने की आज़ादी है। मीडिया, जैसे सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो सरकार कोई गलत काम कर रही है तो मीडिया उसको क्या करती है? जनता तक पहुंचाती है, उनकी बातों को, उनकी क्या है? उनकी बातों को उजागर करती है। मीडिया उनके क्या करती है? सरकार की बातों को लाकर पटल पे रखती है, उसको क्या करती? उजागर करती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस ले लीजिए, मीडिया इसमें तहलका मचा दी थी, रिपब्लिक भारत एकदम गर्दा उड़ा के इसमें अपना
सहयोग दिया था इसमें क्या उनकी बातों को रखने के लिए। ठीक है, कोई भी केस ले लीजिए, जैसे क्या करती है मीडिया, इस पे मीडिया का पूरा अधिकार है उसके अपनी बातों को रखने का। ठीक है, अपनी बातों को रखने का, लेकिन आप एक दायरा में रहकर बोल सकते हैं। आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन आप एक दायरा में रहकर बोल सकते हैं। भारत का एकता और अखंडता के खिलाफ आप कभी नहीं बोल सकते। आपको भारत और एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने की आपको आज़ादी नहीं है। भारत की सुरक्षा के खिलाफ आप बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, भारत की सुरक्षा के खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी नहीं। किसी पब्लिक के खिलाफ उसके प्रतिष्ठित चीज़ों को लेकर उसको बोलने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं। मोरल जैसे कोई व्यक्ति का मोरल है, ठीक है, उसके खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी नहीं। कोर्ट के खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी नहीं। विदेशी संबंध के खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी नहीं। ये नहीं कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप आया या पुतिन आया, आप उसको बोल दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा, तो क्या होगा, विदेशी संबंध इससे खराब होता है। तो उसके खिलाफ भी आपको क्या है, बोलने की आज़ादी नहीं। जैसे कि आप पुतिन जी आए हैं दिल्ली में, आप दिल्ली से रोड से जा रहे हैं, आप उनको गाली दे दीजिएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा कर बोलने की आज़ादी दिया गया। ये नहीं कि आपको पूरा आज़ादी दे देगा बोलने का, तो आप किसी को जो गाली दीजिएगा, मन होगा गाली दे दीजिएगा, किसी को कुछ और बोल दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बोलने की आज़ादी है, लेकिन एक दायरे में रहकर बोलने की आज़ादी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मौन धारण आप रख सकते हैं। मीडिया भी मेरे क्या करती है, मेरे सरकार के नियमों, कानून और लोगों का बातें यहाँ पे पटल पे रखती है। ठीक है, पुतला फूंकते, जैसे किसी नेता का हमको कानून पसंद नहीं आया, ठीक है, किसी नेता के खिलाफ हम क्या कर देते हैं, पुतला फूंक देते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ हम क्या करते हैं, पुतला फूंक देते हैं। हमको उनको चीज़ों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जैसे कि निर्भया हत्याकांड, जैसे निर्भया ये सब हुआ कांड, जो इस सब में क्या कि हम लोग पुतला फूके। ठीक है, इसमें हम लोग पुतला फूके। जैसे कि सरकार का कोई कानून हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या सरकार हमारे खिलाफ कुछ कर रही है, तो उसको क्या करते हैं, हमारे समाज के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सरकार का पुतला फूंकते हैं। अब झंडा लहराने की आज़ादी, जैसे कि बोल रहे हैं इंडिया जीत गया, ठीक है, इंडिया जीत गया, तो इंडिया जीत गया तो आप खुशी से झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, आप खुशी से क्या कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि झंडा फहराने की आपको आज़ादी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे कि पूछने की आज़ादी। हम उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो सुनकर हमें जवाब दे रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, बोल ही रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको भी क्या है, बोलने की आज़ादी। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब पूछने की आज़ादी। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सभा पे। ठीक है, आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, आपको मन हो गया एक सभा बनाने का, आप बोल रहे हैं, आपके बात तो लोग ऐसे नहीं सुन रहे, आप एक सभा बनाए। ठीक है, सभा बनाकर आप बोलिए, 20-50 लोगों को आप बुला लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, सभा बनाकर आपको बोलने की आज़ादी है। ठीक है, सभा बनाए, उसके बाद आप बोल रहे हैं, तो लोग आपको क्या करेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे। ठीक है, आप एक सभा बनाकर बोले। ठीक है, अब सभा बनाकर आप बोले, जैसे सभा बनाए, तो सभा बनाकर ये नहीं कीजिएगा कि देश के एकता और अखंडता के खिलाफ हम भड़काऊ बयान दे दें। ठीक है, सभा बनाकर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। सुरक्षा का खिलाफ कोई कदम उठाए, तो ऐसा सभा बनाकर नहीं कर सकते। सभा बनाकर ऐसा बोलने का अधिकार आपको नहीं। ये इसमें जितना भी चीज़ है, इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। एकता, सुरक्षा, पब्लिक, मोरल, कोर्ट, विदेशी अखंडता, ये सब के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सभा बनाइए। अब सभा बनाकर आप बोलिएगा तो आपको 50 लोग, 100 लोग आपको क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, अब सभा बनाए, अब उससे नहीं हुआ तो आप बोले कि आप हम संगठन बनाएंगे, एक संगठन अपना चलाएंगे। ठीक है, अपना एक संगठन चलाएंगे, तो आप संगठन चलाइएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, आप एक संगठन चलाएं। हाँ ठीक है, संगठन आप चलाएं, लेकिन वो देश के एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक आतंकवादी संगठन बना लिए, अब कहीं इंडिया में बम पटक दीजिएगा, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ऐसा आपको नहीं करना है। एकता और अखंडता के खिलाफ आपको कभी भी कदम नहीं उठाना है। सुरक्षा के खिलाफ, देश का जो सुरक्षा है उसके खिलाफ आप नहीं कदम उठा सकते। ठीक है, ये नहीं बोलिएगा कि हम एकता, ये हम संगठन बना लिए, हम भारत का बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे ले लद्दाख या चीन के बॉर्डर पे, तो हमको सेना दे देगी, बहुत मारेगी, वहाँ पे मत जाइएगा। ठीक है, वहाँ बोला गया कि संगठन, तो आप यहाँ क्या कर सकते, आपको पहले बोलने का आज़ादी दिया गया, फिर सभा लगाकर आप बोल सकते, अभी संगठन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप संगठन बनाइए, संगठन आप बना लिए तो उसको प्रचार करना है। ठीक है, तो आप इंडिया में घूम घूम कर प्रचार कर सकते हैं अपना संगठन का कि मेरा ये संगठन है। तो ठीक है, आप इंडिया में क्या है, घूमने की आज़ादी है। यहाँ पे क्या है, घूमने की आपको आज़ादी है। ठीक है, यहाँ पे आपको घूमने की आज़ादी है।
लेकिन बिना हथियार के घूमने की आज़ादी। आप ऐसे नहीं कि इंडिया में हथियार लेकर चल जाइएगा और घूम लीजिएगा कहीं, और इसके दायरे में रहकर घूमने की आज़ादी। आप एकता और अखंडता के खिलाफ यहाँ पे तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के खिलाफ। अब सुरक्षा जहाँ है भारत सरकार का, जहाँ नहीं जाना, जैसे जहाँ पैसा छपता है, टैक्साली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको नहीं जाना, वहाँ पर आपको घूमने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि आप उसके अंदर जाके हिल जाइएगा, बोलिएगा कि हमको तो घूमने की आज़ादी है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपको नहीं जाना। जैसे कि भारत का बॉर्डर हो गया, जहाँ पे सुरक्षा, जहाँ पे पब्लिक को परमिशन नहीं है जाने का, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, नहीं जा पाइएगा, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। तो आप घूम सकते हैं, लेकिन उस जगह घूम सकते हैं जहाँ भारत सरकार पहले से कानून बना रखी है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, ठीक है, आम आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता सेना कर छोड़कर, तो उस जगह आप नहीं जा सकते, ठीक है। इंडिया का सुरक्षा देखते हुए आपको घूमने की आज़ादी, ठीक है। आप उसका बाद क्या हुआ कि निवास और बसने की आज़ादी, ठीक है। आप संगठन बना लिए, सभा बनाए, संगठन बनाए, उसके बाद क्या हुआ, आप घूमे, अब क्या हुआ, इंडिया में घूमे। अब उसका बाद अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, निवास और बसने की आज़ादी, ठीक है। आप इंडिया में घूमे, उसका बाद अब मुंबई शहर गए, ठीक है, या दिल्ली गए। अब दिल्ली में जाकर क्या किया, 5-6 महीना रहे, आपको दिल्ली पसंद आ गया, दिल्ली आपको पसंद आ गया तो 6 से 8 महीना रहे, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हम यहीं बस जाए, हमको यहीं घर उर किन के हम यहीं बस जाएंगे, तो आपको क्या है, वहाँ पर बसने की आज़ादी है। आप वहाँ पर क्या हो सकता है, आप बस सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर घर किन लीजिए, वहाँ पर क्या है, रह सकते हैं, वहाँ पर आपको बसने की आज़ादी है। अब यहाँ बोला गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। इसको कब खत्म किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार। ये आपको कल भी बताया था, सॉरी मार्कर गिर गया, ठीक है। इसको क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार, इसको बोला गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या, कानूनी अधिकार। पहले आपको संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, इसको आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं संपत्ति रखने का अधिकार, तो यहाँ पे आप संपत्ति खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भारत सरकार चाहेगी कि आप यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना चाह रही है, ठीक है, या आपका ज़मीन, या रेलवे आपका रेलवे गुजार रही है भारत सरकार, अब रेलवे के दायरे में आपका ज़मीन आ गया, ठीक है। रेलवे के दायरे में अगर आपका ज़मीन आ गया तो क्या है, रेलवे मतलब 100 किलोमीटर से ये चल के आ रही है, यहाँ पे आपका 2 कट्ठा या 5 कट्ठा ज़मीन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेलवे आई, ठीक है, यहाँ पे आप उसका बाद आए, अब बोले कि हम यहाँ से हम रेलवे गुजरने नहीं देंगे, यहाँ पर अब तुम इधर रेलवे के ऐसे तुम ले जाओ, ये मेरा ज़मीन है, ये क्या है, मेरा मौलिक अधिकार है, ऐसा हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके लिए बहुत परेशानी आ रही थी पहले सरकारों को, ठीक है, इसके लिए पहले बहुत परेशानी आ रही थी। उसके बाद इसको क्या किया कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जैसे यहाँ से रेलवे गुजर रही है तो आपको यहाँ ज़मीन अब देना होगा। पहले आप सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसको नहीं जा सकते इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको रेलवे को ज़मीन अब देना पड़ेगा, आपको रेलवे उसके बदले मुआवजा देगी, ठीक है, उसके बदले हो सकता है रेलवे आपको मुआवजा दे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, संपत्ति को अधिकार हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां क्या बोलता है कि व्यापार, आप वहाँ पर जाकर बस गए, पहले सुनिए फिर से देखिएगा, आप यहाँ पर बोले, ठीक है, बोलने के बाद एक सभा बनाए, सभा बनाने के बाद एक संगठन बनाए, संगठन बनाने के बाद अपना संगठन को घूम घूम कर प्रचार किए। अब प्रचार करने के बाद आपको कुछ जगह रहे, आप उस जगह आपको पसंद आ गया, आप वहीं बस गए, ठीक है। आप वहाँ बस गए तो आपको खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ही, आप ऐसे ही भूखे नहीं ना रहिएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कहा गया, भारत सरकार यहाँ बोले, हमारा संविधान यहाँ पे बोलता है कि व्यापार की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, इंडिया में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, आपको व्यापार की स्वतंत्रता, आप यहाँ पे कुछ रोजगार कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पकौड़ा के दुकान खोल सकते हैं, यहाँ पे आप कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ना कुछ रोजगार कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया कि व्यापार की स्वतंत्रता, आप इंडिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि व्यापार की स्वतंत्रता है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया व्यापार की स्वतंत्रता। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 खत्म होता है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 20 के ऊपर, ठीक है।
अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 19 को हम देख लिए अच्छे से, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 20 पे, ठीक है। आर्टिकल 20 पे, आर्टिकल 20 पे, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, दो सिद्ध में संरक्षण, ठीक है, दो सिद्ध में संरक्षण। यहाँ बोलता है प्रोटेक्शन, क्या बोलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल 20, आर्टिकल क्या बोल रहा है कि दो सिद्ध में संरक्षण। आपको दो सिद्ध में संरक्षण मतलब कि आपको जो दोष पाया गया है ना, आप तब तक दोषी नहीं जब तक आपको कोर्ट दोषी न ठहरा दे। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं है तब तक, कब तक, कि जब तक उसको कोर्ट साबित नहीं कर दे, ठीक है, उसको कोर्ट साबित नहीं कर दे। कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं है तब तक उसको कोर्ट साबित ना कर दे, जब तक उसको क्या है, कोर्ट साबित ना कर दे। यहाँ पे बोला गया कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं है, मतलब कब तक, जब तक वो अपराधी नहीं है कि तब तक उसको कोर्ट साबित ना कर दे, ठीक है, उसको कोर्ट तब तक साबित ना कर दे जब तक वो अपराधी नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि अपराध के समय का कानून, मान लीजिए कि आप कोई अपराध कर दिए, ठीक है, किसी का आप पैर तोड़ दिए, आप मान लीजिए कि किसी का आप पैर तोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे जैसे कि पुलिस आपको अरेस्ट में लेकर चल गई, ठीक है, आपको यहाँ 5 साल बाद आपका कोर्ट में हाजिरी होने का क्या आया, टाइम आया, ठीक है। आप कोर्ट में 5 साल बाद हाजिर हुए, ठीक। आप यहाँ पे 5 साल बाद आपका डेट आया हाजिर होने का, क्या है, आपका डेट आया। अपराध के समय का कानून यहाँ बोल रहा है कि आप 5 साल बाद, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल बाद आप, ठीक है, हाजिर हुए। अब 5 साल पहले उसका हाथ तोड़ दिया, 5 साल बाद आप कोर्ट में हाजिर हुए, ठीक है। तो आपको क्या है, जिस टाइम आप अपराध किए उसी टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, उसी हिसाब के अनुसार से आपको सज़ा मिलेगा। आप मान लीजिए कि 2015 में किसी का हाथ तोड़ दिए, ठीक है, तो 2015 में क्या कानून था, हो सकता है 2020 में वो कानून आकर चेंज हो जाए, ठीक है। 2020 में वो कानून आकर अगर चेंज हो जाता, आप 2015 में किसी का पैर तोड़ दिया, 2020 में आकर वो कानून चेंज हो जाता, तो आपको अभी के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगा, आपको उसी टाइम के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगा। तो यहाँ बोलता है कि अपराध के समय का कानून, ठीक है, अपराध के समय का कानून, कि जिस टाइम आप कोई भी क्राइम किया आपको उसी टाइम के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि पहले मुगलों का शासक में था कि हाथ के बदला हाथ ले लेंगे, ठीक है, हाथ के बदला हाथ तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो बोला गया कि अपराध के समय का जो कानून है, जिस टाइम आप अपराध कर रहे हैं उस टाइम क्या उसके लिए प्रावधान है, उसी के हिसाब से आपको 5 साल बाद भी क्या होगी, सजा होगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। जैसे कि आप कोई भी अपराध किए तो एक बार आप अपराध किए तो एक ही बार आपको सजा होगा, ठीक है, एक ही बार आपको सजा होगा। आप मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिए, ठीक है, आप किसी का मर्डर कर दिए, तो एक व्यक्ति का आप मर्डर किए तो आपको एक ही बार सजा होगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 व्यक्ति का मर्डर कर दिए तो आपको 2 बार सजा होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। ये नहीं होगा कि एक ही अपराध के लिए आपको बार-बार सजा हो। आप एक बार मर्डर करके जेल गए हैं, ठीक है, अब फिर वही अपराध के लिए आपको फिर जेल में सरकार रख दे, ठीक है, आपको जेल में फिर पुलिस उठाकर ले चल जाए वही सजा के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। जितना दिन का सजा हो, 10 साल हो, 15 साल हो, तो एक अपराध के लिए एक ही सजा होगा, ठीक है। आप 2 व्यक्ति का मानिए मर्डर कर दिए, ठीक है, आप 2 व्यक्ति का मर्डर कर दिए तो आपके ऊपर डबल सजा लग जाएगा। आप एक व्यक्ति का किए हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप 2 व्यक्ति का यहाँ पे मर्डर कर दिया तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, डबल सजा लग जाएगा। आप ये नहीं बोलिएगा कि हाँ हम तो 2 मर्डर करके आए, हम 10 साल में दोनों कानून का क्या करेंगे, 10 साल तो रहना है, 10 साल के बाद हमको क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा, हम चल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 2 को मर्डर किए तो आपको 2 को कानून का यहाँ पे पालन करना होगा, आपको 2 बार जेल में रहना होगा, ठीक है, आपको 20 साल रहना होगा। अगर एक कानून के लिए, एक मर्डर के लिए अगर 10 साल प्रावधान है तो आप 2 मर्डर किए तो 20 साल रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक के साथ 2 के मार दिए तो हमको 10 साल सजा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहीं पे बोला गया कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। एक बार अपराध किए तो आपको एक ही बार सजा होगा। आप 2 बार कीजिएगा तो आपको 2 बार सजा हो जाएगा, आपको 3 बार कीजिएगा तो 3 बार सजा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि खुद के विरुद्ध, तीसरा पॉइंट है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। आप कोई अपराध किए हैं, ठीक है, आप अपराधी है या नहीं है, ठीक है, आप अपराधी है या नहीं, तो आप खुद के विरुद्ध, अपने विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम बोलो कि हम अपराधी हैं, ऐसा आपको कोई नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया का पुलिस है भाई, कहीं भी ले जाकर ठोक ठाक के उगलवाइए लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई अपराध नहीं किया, आपको पुलिस इतना कुटाई कर रही है, इतना कुटाई कर रही है, झूठों के बोल दीजिए कि हाँ हम किए हैं, तो बोलिए देंगे, लाजमी है कि बोल देंगे कि इतना मारबे करेगा कि आपको वो छोड़ेगा नहीं, आपको उगलवाइए लेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि खुद के विरुद्ध, लेकिन आप खुद के विरुद्ध कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते।
वहाँ जज साहब से बोलिएगा कि जज साहब हम ये काम नहीं किया, हम खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आपके क्या है, आपके लिए कोई दूसरा कोई गवाही देगा कि हाँ ये काम किया है या ये काम नहीं किया। आपको खुद के लिए यहाँ क्या कर जवाबदेह नहीं ठहरा जाएगा कि आप खुद गवाही यहाँ पे आके दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं आप, खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं, इसको मान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए कोई दूसरा कोई गवाही आएगा जो आपको देखा है या आपको कोई काम करते हुए आपको कोई देखा है या कोई कुछ करते हुए देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपके लिए गवाही दे सकता है। आपको यहाँ कोर्ट कभी बाध नहीं कर सकती कि हाँ खुद से आप गवाही आकर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लिए। यहाँ पर बोला गया क्या कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी नहीं होगा तब तक उसको कोर्ट साबित ना कर दे, ठीक है, तब तक उसको कोई कोर्ट साबित ना कर दे। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या है। अपराध के समय कानून, मतलब जिस टाइम आप अपराध किया उसी टाइम के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगा। एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सज़ा मिलेगा, आपको 2 बार एक अपराध के लिए सज़ा नहीं मिल सकता। आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, आपको ऐसा कोर्ट कभी बाध नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल 20 हम लोग देख लिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 21 पे कि आर्टिकल 21 क्या है। चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 21 पे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या होता है, इसके पहले हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 देख चुके हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 21 पे। इसमें बोल रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे बोला गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपका प्राण और जीने का अधिकार जो है ना आपका, वो आपको जीने का अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। जीने का अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर बोला गया कि लाइफ, जीने का अधिकार क्या क्या। पहले हम देख लेते हैं लाइफ से रिलेटेड, मतलब पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अगर आप प्रदूषित करते हैं, ठीक है, तो पर्यावरण अगर आप प्रदूषित करते हैं तो आपको क्या करेगी, यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सरकार इसके लिए संरक्षण नहीं दे रखी है पर्यावरण प्रदूषित करने के लिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवन का खतरा बना रहता है, ठीक है, जीवन का खतरा बना रहता है। पर्यावरण प्रदूषित कैसे होगा, मानिए कि आप एक कार लेकर रोड पे निकल गए, ठीक है। अब मानिए आप एक कार लेकर रोड पर निकले और उससे पूरा धुआं दे रहा है, कार से पूरा काला काला धुआं दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपको पुलिस देखेगी तो आपका गाड़ी जब्त कर लेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्यावरण से आप क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण में आप प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। पर्यावरण को प्रदूषित आप नहीं कर सकते, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बोला गया आत्महत्या, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर धारा 309 आईपीसी के धारा 309 के तहत अगर पुलिस को पता चला कि आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको मरने के लिए नहीं दिया जाएगा। वो बोलेगा कि आपका भी यहाँ ये क्या है, मौलिक अधिकार है जीने का, आप भी यहाँ जी सकते हैं, आप भी भारत का नागरिक हैं, आप नहीं मर सकते। यहाँ पे क्या हुआ कि आत्महत्या करने का कोशिश कीजिएगा, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है आत्महत्या करने का कोशिश कर देता है। अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो आपको पुलिस मरने के लिए नहीं देगी, आईपीसी का धारा 309 के तहत आपको गिरफ्तार वो कर लेगी, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखता है। जैसे कि कोरोना काल इतना बड़ा महामारी आया तो हमारा एक पैसा भी खर्च हुआ वैक्सीन और यथी करने पे नहीं खर्च हुआ, क्योंकि ये सरकार हमको सुविधा दे रही। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आपका स्वास्थ्य के लिए है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, तो इस पे क्या है, स्वास्थ्य है, जो हमारा हॉस्पिटल है उसका लिए ख्याल कौन रखेगी, सरकार रखेगी। हमारा स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया हेल्थ मतलब हमारा जो ये हेल्थ है, शरीर है, उसका ख्याल कौन रखेगी, सरकार रखेगी। तो यहाँ पे कोरोना जैसा महामारी में हम लोग का क्या किया, सरकार ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने बहुत झेला, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता क्या क्या है, ठीक है। एकांत और विदेश यात्रा, दैहिक स्वतंत्रता, एकांत और विदेश यात्रा। आप समझिए कि आप एकांत में कहीं बैठना चाह रहे हैं, आपको लोगों के साथ आप रहना नहीं चाह रहे, तो ये आपका क्या है, अधिकार है, आप बैठ सकते हैं एकांत में। आप एक यहाँ पे क्या है, आपका अधिकार है, ठीक है। आपका ये दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको विदेश, आप कहीं घूमना चाह रहे हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, तो आप विदेश जा सकते हैं, बशर्ते अपराधी नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कि यहाँ पर आप बम फोड़ के जा रहे हैं, अभी वहाँ पर बम फोड़ दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एकांत, आप एकांत में क्या है, कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ एकांत में आप छत पे या कहीं दूसरे जगह भी जाकर आप बैठ सकते हैं, एकांतवास में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। विदेश यात्रा भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, विदेश यात्रा भ्रमण कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया दूसरा निजता का अधिकार, जो आपका निजता का अधिकार है वो क्या है, आपका क्या है, दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें बोला गया निजता का अधिकार, किसी व्यक्ति का पर्सनल कुछ है, आप उसको उजागर नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का पर्सनल कुछ है, समझ लीजिए कि चैट है,
एक बात के माने आप किसी व्यक्ति का चैट है तो क्या आप उसको उजागर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, निजता का अधिकार है, उसका क्या है, निजता का अधिकार। ये नहीं कि आप किसी का बेडरूम में घुस जाइएगा बिन पूछ ले, ये सब गलत चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निजता का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उनका क्या है, निजता का अधिकार है। अब पूछे बिना भी किसी का निजता का अधिकार पे आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे निजता का अधिकार का यहाँ पे सरकार ने क्या किया, संरक्षण दिया गया। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब क्या है, व्यभिचार, मतलब व्यभिचार का मतलब क्या है, आवारागर्दी, आवारागर्दी, ठीक है। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब क्या, व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब क्या, आवारागर्दी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, निजता का उसका अधिकार है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर समझ लीजिए कोई महिला फ़ोन पे बात कर रही है 2 बजे रात का, ठीक है, 2 बजे रात के अगर कोई महिला फ़ोन पे बात कर रही है और उसका पति बाई चांस उसको देख लिया, ठीक है, वो उससे फ़ोन से पूछ रहा है कि किससे तुम बात कर रही हो, फ़ोन लो इधर, तो फ़ोन क्या है, नहीं दे रही है, ठीक है, वो बोल रही है कि क्या मेरा ये निजता का अधिकार है। उसका पति उसको पीट दिया, ठीक है, उसका पति उसको क्या किया, पीट दिया। तो उसको क्या किया, पीट दिया। तो उसके बाद उसका क्या है, निजता का अधिकार है, वो फ़ोन आपको नहीं दे सकती क्योंकि उसका निजी चीज़ उसमें है। हो सकता है उसका चैट रहे, रिकॉर्डिंग रहे, ठीक है। तो उसका बॉयफ्रेंड आपसे बात कर रही होगी, वो 2 बजे रात का किससे बात करेगी, तो ये निजता का अधिकार है। तो उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये महिला ने क्या की कि यहाँ पे कोई 2 बजे रात के बात करी, तो महिला चल गई सुप्रीम कोर्ट, बोली कि हमको निजता का अधिकार है, हमको टॉर्चर कर रहा है, मेरा फ़ोन मांग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ भाई ये तो सही बात है, इसका निजता का अधिकार, इसका तुम हनन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आवारागर्दी बोला कि धारा 497 यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और बोला कि जो भी महिला या कोई भी आवारागर्दी करते हुए पाया जाता है तो आप उसके तलाक दे सकते हैं, ठीक है, आप उसको तलाक दे सकते हैं, लेकिन उसका निजता का अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल क्या हुआ, 21 खत्म होता। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 22 पे। अगर अच्छा लगा तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 22 का। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 से रिलेटेड है आर्टिकल 22, ठीक है। आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि गिरफ्तारी का संबंध में संरक्षण आपके पास क्या क्या बचाव के लिए उपाय हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कारण पूछने का अधिकार है। पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो आप यहाँ पे उससे कारण पूछ सकते हैं कि क्या कारण है जो हमको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कारण पूछने का अधिकार। यहाँ पे क्या है, दिया है कारण पूछने का अधिकार, ठीक है। पुलिस से आप क्या कर सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 22 के फर्स्ट क्लॉज में कारण पूछने का अधिकार। और सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया कि 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने मतलब पेश करना, ठीक है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि कारण पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला कारण पूछ सकते हैं। अगर हमको पुलिस गिरफ्तार कर लिए तो पुलिस हमको 24 घंटा के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने हमको वो क्या करेगी, पेश करेगी। 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, उपस्थित, तो हमको पुलिस करेगी कि हाँ मालिक ये अपराधी है, 24 घंटा के अंदर उपस्थित करेगी। हाँ, जो उसका आवागमन में जो समय लगा है ना, जो गाड़ी पे तुमको अपना गांव से तुम्हारा जहाँ से तुमको गिरफ्तार किया वहाँ से थाना पहुँचने तक का समय छोड़कर, आवागमन का समय छोड़कर, ठीक है, आवागमन का इसमें समय नहीं जुटेगा, आवागमन का समय नहीं जुटेगा, ठीक है। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर ली है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित कर दिया गया, तो आपको यहाँ पर मनपसंद वकील हायर कर सकते हैं, ठीक है, मनपसंद वकील से आप सलाह ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एक और अधिकार दिया गया है, यहाँ पे एक अधिकार दिया गया है कि आप मनपसंद वकील हायर कर सकते हैं, मनपसंद वकील पूछ सकते हैं, मनपसंद वकील से आप क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है, अपने पसंद का वकील से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहले हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 22 को। तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहले गिरफ्तारी होगा, ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की गिरफ्तार करने के बाद आपसे क्या क्या चीज़ होगा, ठीक है। कारण मतलब पहले आप कारण पूछ सकते हैं कि हमको किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। उसका बाद 24 घंटा के अंदर आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। नज़दीकी मजिस्ट्रेट जो भी रहे, जिला में रहे, वहाँ आपको 24 घंटा के अंदर पेश करेगी। लेकिन आवागमन का यहाँ पे क्या है, समय नहीं जुटेगा, आवागमन का समय नहीं जुटेगा। जहाँ से आपको गिरफ्तार किया गया वहाँ से थाना लाने में कितना टाइम लगा, पुलिस स्टेशन लाने में, वहाँ का क्या है, आवागमन का समय नहीं जुटेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं। आपको यहाँ पे मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। आप वो वकील से सलाह ले सकते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है,
पूरा आर्टिकल 19 खत्म होता है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे हमारा पूरा खत्म होता है, ठीक है। आर्टिकल 19 हम लोग देख लिए, 20 देख लिए, 21 देख लिए, 22 देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 23, 24, 25 का। अगली 23 या 24, 25, 26, 27, 28 का, ठीक है। 28 तक हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।